गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ सर, तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग का पहला हेडिंग लेते हैं क्या, माइनर एंड कोफैक्टर। समझते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है डिटरमिनेंट का। समझ गए, माइनर और कोफैक्टर समझते हैं। तो क्या है कि आपका क्या है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड है। सबसे पहले समझते हैं कि माइनर किसका निकलता है, तो एलिमेंट का निकलता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसका निकलता है, माइनर एलिमेंट का निकलता है। इज डिफाइंड एज माइनर डिटरमिनेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या था, एलिमेंट का क्या निकला था, माइनर निकला था। एलिमेंट का क्या निकाले थे, माइनर, और वो बन गया क्या, एक डिटरमिनेंट बन गया। लिखा हुआ ना, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज माइनर डिटरमिनेंट। जो एलिमेंट निकालते हैं, एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, वो क्या बनकर आता है, एक डिटरमिनेंट बनकर। समझते हैं कैसे आता है, ऑब्टेन्ड बाय, हम लोग कैसे निकाला जाता है, अ पार्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाई, उसको क्या करता है, डिलीट कर देते हैं। बाय डिलीटिंग अ पार्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाई। यहां समझते हैं, देखिए इसमें अगर तीन ऑर्डर का क्या, ये इसका ऑर्डर कितना हो गया, तीन। अच्छा, अगर तीन ऑर्डर है तो इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 9। हाँ, ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के चला आएगा। समझ गए, तो हम क्या करते हैं, 9 जो एलिमेंट है, 9 का अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। समझ गए, तो जैसे हम निकालते हैं, मान चलिए इस 3 का दिखाई दे रहा है, इसका हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। इस 3 का हम क्या निकालते हैं, माइनर। तो इस 3 का माइनर कैसे निकाला जाएगा, बोला कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना रहता है उसको कैसे निकाला जाता है, कि जिस रो और कॉलम में 3 लाई करना, उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। वही लिखा हुआ, बाय डिलीटिंग अ पार्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाई। समझ रहे बात को। तो मान के चलिए हम क्या बोले कि सबका अलग अलग माइनर निकलेगा। 9 एलिमेंट है, 9 का अलग अलग क्या निकलेगा, इसका माइनर निकलेगा। समझ गए, हम इसका निकालते हैं। इसका क्या करते हैं, जिस रो और कॉलम में क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है, उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये जो 3 है, किस रो में लाई कर रहा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, किसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया, देखें डिलीटिंग दिखाई दे रहा। तो हम क्या निकालते हैं, माइनर ऑफ A11 का निकाल रहे हैं। A11 ऑर्डर हो गया हमारा। समझ गए बात को, A11 हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। तो A11 को अब क्या लिख सकते हैं, M11। M11 का मतलब क्या हुआ कि A11 का क्या हो गया, माइनर। और क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। ये ढका गया, ये ढका गया, हमारा बचा क्या, ये कवर होने बाद और ये कवर होने पर क्या बचा, ये बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, 02 और 73 हमारा क्या हो गया, ये सर जी, ये हमारा माइनर हो गया। समझ के बात की, इस एलिमेंट का ये क्या हो गया हमारा, 3 एलिमेंट का ये क्या हो गया हमारा, माइनर हो गया। आगे बात पकड़ लें। अब निकालते हैं इसी तरह 0 का माइनर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 का माइनर ऑफ, यहां पे 0 किसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, M12। ये कितना आ जाएगा, इसको ये कवर जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो कवर हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला पूरे टोटल ये कवर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा। कितना आ गया, -10 और कितना आ जाएगा, 73। ये हमारा क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। अब निकालना मान के चलिए चाहते हैं कि माइनर ऑफ A13 कितना हो जाएगा, M13। इसका क्या आ जाएगा, मतलब कि आप इसका निकाल रहे हैं, 5 का निकाल रहे हैं, तो ये कवर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, ये कवर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये चारों एलिमेंट बचेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, -10 और कितना आ जाएगा, 0 2। समझ गए, और निकालते हैं। और क्या निकालते हैं, माइनर ऑफ किसका निकालिए, 2 का निकालते हैं, ये 2 का। समझ गए, माइनर ऑफ किसका निकालते हैं हम लोग, माइनर ऑफ, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A32 हो जाएगा। A32 कितना हो जाएगा, माइनर ऑफ A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो कितना आ जाएगा, M32। तो किसके बराबर आ जाएगा ये सर जी, क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला पूरी तरह से कवर हो जाएगा और ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो ये कवर और ये कवर हो गया, बच गया ये बच गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 - 1
3 माइनस 1 और 5 7। कोई दिक्कत? माइनर निकालने आ गया आपका? अच्छा, और किसका निकालना चाहते हैं? चलिए 7 का निकालते हैं। इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो कितना आ जाएगा? माइनर ऑफ ए सेकेंड रो 2 3, तो M23 ये कितना आ गया सर जी? ये कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा। जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो ये कवर और ये कवर, तो बच गया कितना? 3 0 और 0 2। दिखाई दे रहा अच्छे से? 3 0 और 0 2 आ रहा छोटी समझ में? ये हो गया हम लोग का माइनर। समझ गए सर? ये माइनर समझ में आ गया अच्छे तरीके से आपको? आगे सबको समझ में? अब समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। समझ गए? माइनर क्या बोले? सिंपल। माइनर किसका निकाला जाता है? हम लोग डिटरमिनेंट के एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का हम उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं? एक माइनर डिटरमिनेंट निकालते हैं। एलिमेंट का क्या निकालते हैं? माइनर निकालते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनकर आता है? माइनर डिटरमिनेंट बन के आता है। थ्योरी लिख रखे हैं कि पार्टिकुलर रो और कॉलम को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। आगे पकड़े में अच्छे से बात। अब समझते हैं क्या कि कोफैक्टर क्या होता है। अच्छा, इसमें 3 ऑर्डर था तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो गया, तो 9 अलग अलग हम क्या निकाल सकते थे? माइनर निकाल सकते थे। अब समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। समझ गए? इसी से हम लोग ये भी समझते हैं कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व किए वो देखते हैं, वो सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाते होंगे। समझ गए? तो देखते हैं कि कैसे प्लस माइनस प्लस को फैक्टर के कारण ही प्लस माइनस प्लस आता है। समझ गए? देखिए यहाँ क्या आता है, क्या लिखा कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर किसका निकलता है? एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। हाँ, एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज Aij, जिस एलिमेंट का हम क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं, उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं Cij से। Cij का मतलब क्या निकाल रहे हैं? हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। समझ गए? इज डिफाइंड एज, देखिए कैसे निकालते हैं। कोई एलिमेंट है Aij, यहां समझिएगा अच्छा तरीका से। कोई एलिमेंट है क्या? Aij, उसका क्या निकाल रहे हैं बेटा? हम Cij निकाल रहे हैं। उसका क्या निकाल रहे हैं? Cij। तो क्या करते हैं? -1 का पावर क्या करते हैं? I + j कर देते हैं। सिंपल इतना याद रखना है कि माइनर ही होता है। समझ गए? कोफैक्टर और माइनर में बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, बस प्लस माइनस का अंतर आ जाता है। समझ गए? तो जिस पोजीशन का हम कोफैक्टर निकालते रहते हैं, क्या करते हैं? -1 का पावर पोजीशन को ऐड कर देते हैं, जिससे 1 2 1 3 वगैरह रहता है ना, उसको क्या करते हैं? पावर में लगा देते हैं और माइनर ही निकाल देते हैं। समझ गए? जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम किस तरह क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं इसी के एलिमेंट। जैसे माइनर ऑफ A11, अब क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ A11। समझ गए? तो निकालते हैं सीधा, हाँ सीधा निकालते हैं। A11 का निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं? हम C11 निकालते हैं। समझ गए बात को? C11 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? C11 निकालने के लिए कितना आ जाएगा? -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा। आ जाएगा क्या? जो इसका पोजीशन था उसी को क्या करते हैं? -1 पर पावर लगाते हैं। ये डिफाइन किया गया, इस तरह साइंटिस्ट जो हमारे डिफाइन कर रखे हैं। समझ गए? इसको फैक्टर को क्या कर रखे हैं? डिफाइन कर रखे हैं। तो -1 का पावर इसका 1 + 1 आ जाएगा और यहां पर क्या लिखा देंगे? M11। अच्छा, तो इस बात को मानते हैं कि इस पोजीशन का जो माइनर होगा वही कोफैक्टर भी होगा। इस बात को मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि -1 का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो जब -1 का पावर जब इवन आते रहेगा उस टाइम क्या होगा? माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, जिस वक्त पोजीशन इसका ऑड आ रहा होगा उस वक्त माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस हो रहा होगा? सिर्फ माइनस का अंतर हो रहा होगा। समझ में आ रहा स्वतंत्र बात क्या बोल रहे हैं? समझिए? तो इस वक्त यहां पर कितना आ गया कि A11 का जो कोफैक्टर निकाले वो किसके बराबर आ गया? M11 के बराबर सीधा आ गया। और M11 किसके बराबर हो गया? यही वाला बराबर हो गया। क्या हम इसका निकाल रहे थे? ये कवर बस यही वाला आ जाएगा। 0 2 7 3 0 2 और 7 3 आगे अच्छे समझ में? अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं कितना? A12 का निकालते हैं। A12 का निकालते हैं। A12 का मतलब कितना हो गया? C12। इसके मतलब कितना हो गया? -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा और यहां पर कितना लगाते? जो माइनर है M12। यहां पर क्या देखिए कि यहां पर माइनर और कोफैक्टर में कोई अंतर हुआ? जब इसका पोजीशन, जो इसका एलिमेंट का जो ऑर्डर था, वो जब ऑर्डर इसका क्या आ रहा था? जब इवन आ रहा था तो माइनर और कोफैक्टर में कोई अंतर रहा नहीं। अच्छा, जब इसका एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमारा जब ऑड ले रहा था, इसका पोजीशन जब ऑड ले रहा था तो माइनर और कोफैक्टर में क्या अंतर रह गया?
निगेटिव का अंतर रह गया कितना, देखिए -1 का पावर 1 + 2, सिंपल -m12 लगा दें। हाँ, और इसका लिख देंगे क्या, इसका भर लेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स कितना आ गया बेटा, हम 1 2 मतलब इसका निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, ये कवर और ये कवर हो गया बिल्कुल, हमारा क्या बच गया -1073, -1073, -10 और 73। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो साइन आया, जब हमारा इवन पोजीशन आ रहा था, माइनर का साइन क्या आ रहा था, प्लस के साथ, कोफैक्टर का साइन क्या आ रहा था, प्लस के साथ। देखिए इसके सर के ऊपर हम लोग प्लस लगाते थे। अच्छा, इसका पोजीशन 1 2 है, मतलब कि ऑड आ रहा, इसके सर के ऊपर नेगेटिव लगाते हैं। अच्छा, इसका पोजीशन कितना है, 1 3, तो 1 3 का मतलब कितना हो गया, -1 का पावर 4 हो गया, मतलब सीधा माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। तो इसके ऊपर साइन प्लस का लगाते हैं, तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। समझ गए। आप निकालते हैं कितना, A13 का कोफैक्टर निकालते हैं, A13 तो मतलब कितना आ गया, C13, मतलब -1 का पावर 1 + 3 और कितना आ जाएगा, M13, तो सीधा सीधी M13 के बराबर आ जाएगा। और माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसका रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इसका निकाल रहे हैं तो ये कवर हो जाएगा बाबू, और हमारा क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, तो -1 0 0 2, -1 0 और 0 2। अच्छे समझ में आ गया बात। अच्छा, और हम लोग लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, हाँ यहाँ पे जगह हम लोग खाली, हाँ कोफैक्टर निकाल रहे हैं, समझ गए। अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, A32 का निकालते हैं कोफैक्टर, किसका निकालते हैं, A32, मतलब क्या हो गया, C32 आ गया, तो मतलब -1 का पावर कितना हो गया, 3 + 2, और यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का, M32, मतलब सिंपल कितना हो गया, -M32, और ना माइनर तो जानते ही लिखना है, ये वाला हमारा माइनर हो जाएगा। समझ गए बात को, C32 का माइनर ही है ना। तो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिटरमिनेंट से ज्यादा माइनर को फैक्टर का यूज हम मैट्रिसेस जब पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे, हम लोग डायरेक्ट माइनर को फैक्टर निकालेंगे। समझ गए। अच्छा, तो इस बात को समझना है कि जब जब इसका पोजीशन जो रहेगा, एलिमेंट का पोजीशन अगर ऑड आ रहा होगा उस वक्त साइन निगेटिव का जा रहा होगा, और जब जब इसका एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हमारा इवन आ रहा होगा, उसके साइन क्या लग रहा होगा, प्लस का लग रहा होगा। तो यहाँ पर साइन क्या होगा बाबू, प्लस का, यहाँ पर साइन क्या होगा, यहाँ पे 2 1 है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 रो 2 और कॉलम कितना हो जाएगा, 1, मतलब सिंपल। तो हम लोग आपको दिखाते हैं, कहीं पर थोड़ा सा मिटा है, कहीं नहीं लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग साइड में कर लेते हैं, जैसे ये ले ली है, हाँ जैसे ये ले ली है, तो हमारा साइन अल्टरनेट चलता है हमेशा, हाँ अल्टरनेट चलेगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये आ गया समझ में। अच्छा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस से स्टार्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ साइन क्या मिल गया है, माइनस का, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये देखिए सबका यहाँ पर पोजीशन ऑड आ रहा होगा, सॉरी इवन आ रहा होगा, यहाँ पे ऑड आ रहा होगा, यहाँ पे इवन आ रहा होगा, निगेटिव होने के कारण ऑड आ रहा होगा। सारा चीज क्लियर है कि किसको माइनर बोला जाता है, किसको फैक्टर, फिर से तेजी से बोल देते हैं कि हम माइनर किसका निकालते हैं, एलिमेंट का निकालते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, एक माइनर डिटरमिनेंट आता है। कैसे निकाला जाता है, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे होते हैं उसको क्या, उसका रो और कॉलम को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। समझ गए। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर और कोफैक्टर में बस डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का है। जब इवन पोजीशन आ रहा होगा तो माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर होता है, जब ऑड पोजीशन आ रहा होगा तो कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर हो जाता है। कैसे निकाला जाता है, A11 का अगर C11 निकालते हैं तो -1 का पावर कौन ले लेते हैं, जो पोजीशन रहता है। आगे अच्छे से पकड़ में। सर यहाँ पे 1 3 3 तो ओड है ना, यहाँ पे 1 3, हाँ दोनों को ऐड करो ना, -1 का पावर 1 + 3 ऐड किए है ना, तो ऐड करेंगे तो हमारा इवन हो जाएगा। हाँ इवन हो जाएगा। आगे बात पकड़ में, आगे क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो नोट कर लो आप लोग। पॉज कर दो। हाँ ये 3, अच्छा यहाँ पे 3 3 होगा। अच्छा यहाँ 3 3 3 नहीं M3 ये लेके चलो ना, सही बोली। सही है।
तो स्टार्ट कर लें। कर दिए स्टार्ट। स्टार्ट। अच्छा अब देखिए, अब नोट में समझते हैं क्या कि हम लोग ये तो समझ रहे थे, हाँ कल लिखना बताया था ये कैसे लिखा जाता है, एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है। इसमें क्या सीखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। अगर इसमें पूछा जाएगा किसी डिटरमिनेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो ऑर्डर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n का है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा n स्क्वायर। समझ गए। अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है, डायगोनल एलिमेंट ये वाला, जितना टोटल जितना ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर का क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहता है। जिससे ऑर्डर कितना है n, इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ होगा n। समझ गए बात को, इसका कितना रहा होगा n। अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट बताइए जो डायगोनल एलिमेंट जिसमें नहीं हो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर में से डायगोनल एलिमेंट n है, तो उसको अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस n बचेगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये बताइए पकड़ में क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है, समझते हैं डायगोनल एलिमेंट कल बताएं किसको बोला जाता है। तो जितना ऑर्डर कराता है उतना ही क्या रहता है एलिमेंट, जैसे n ऑर्डर का था तो n क्या होगा इसका, डायगोनल एलिमेंट होगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि टोटल में से डायगोनल एलिमेंट को हटा दो, मतलब वो एलिमेंट जो डायगोनल ना हो। समझ गए बात को, वो एलिमेंट जो डायगोनल ना हो। तो सारा एलिमेंट में से सोचो डायगोनल एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या बचेगा, अब वो सब सारा एलिमेंट रहेगा जो डायगोनल एलिमेंट नहीं रहा होगा। समझ गए। यही एक छोटा सा एग्जांपल लिए, तीन ऑर्डर का क्या लिए, एलिमेंट लिए हैं, डिटरमिनेंट लिए, तीन ऑर्डर का लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 9, दिखाई दे रहा, ऐसे भी दिख रहा। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, a11 a22 a33 वो कितना है 3 है, और ऑर्डर भी इसका कितना है 3 का है, तो आ जाएगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बताइए, तो 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, ये आ गया 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। समझ गए, नोट कर लीजिए बस। अब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझते हैं कि क्या है, हाँ आखिर से सीख क्या रहे हैं। हम क्या बोले थे कल का पहला क्लास में लेक्चर में हम क्या बोले थे कि हम लोग डिटरमिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आता है, एक रियल नंबर क्या आता है, वैल्यू आता है, बताए थे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, एक रियल नंबर क्या आता है, वैल्यू आता है। तो आखिरकार क्यों एक वैल्यू आता है, समझ गए, आखिरकार कैसे एक वैल्यू आता है वो समझते हैं। यहाँ पर समझिएगा अच्छा तरीका से, क्या लिखा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। इससे हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। समझ गए, इससे क्या करते हैं, हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो x को वैल्यू निकालने के लिए y को क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेट करेंगे। y एलिमिनेट कैसे होगा, इसमें b2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें b1 मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 1 में क्या करते हैं, b2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस 2 में क्या करते हैं, b1 को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए। इसमें b2 को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हम लोग का, a1 b2x, इसमें आ जाएगा b1 b2y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस c1 b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसमें क्या किए, b1 मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा a1 b1x प्लस b1 b2y, अब प्लस कितना आ जाएगा c2 b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से जैसे x को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a1 b2 माइनस a1 b1 बचेगा यहां से, और यहां से कितना हो जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। जब x का वैल्यू निकालने रहेगा कांस्टेंट टर्म इस तरफ जाएगा, जब x का वैल्यू निकालना रहेगा हमको, तो x का वैल्यू कैसे आएगा, ये कांस्टेंट इस तरफ जाएगा, तो ये जो माइनस में ये प्लस बन जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस बन जाएगा, कितना आ जाएगा c2b1 ये हो गया प्लस में, और ये कितना हो जाएगा माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई ये नीचे चला आएगा, और कितना आ जाएगा a1 b2 और माइनस a1 b1। यही हमारा क्या है, डिटरमिनेंट है। समझ गए। देखिए कैसे इसको डिटरमिनेंट में यूज करते हैं। जैसे ये दिख रहा है c2b1, आपको दिखाई दे रहा है c2b1, हाँ। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं b1 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या c2 से। समझ गए, इसका मल्टीप्लाई करते नहीं ये सही है, b1 c2 माइनस b2 c1 to c1 से, हाँ b1 c2 और c1 b2, यहाँ करते हैं c1
तो यहाँ करते हैं b2। समझ गए? तो देखिए इसमें कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई इसको कैसे करते हैं, जिससे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने जानते होंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको कैसे बराबर करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, b1c2 होगा, दिख रहा है b1c2 होते हैं, और फिर माइनस c1b2 दिखाई दे दिया। मतलब कि ये वाला जो चीज है ये क्या है, हमारा एक डिटरमिनेंट बन गया है। और कैसे सॉल्व किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको सोचिए, इसको बराबर कर रहे हैं, इसको क्या करें बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस c1b2 और इसका इससे मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय इसी तरह नीचे करते हैं। हमारा कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का a1b2, मतलब कि a1 यहाँ आ जाएगा और b2 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, a1b2 माइनस a1b1, a1 यहाँ कर देते हैं और b1 क्या करते हैं यहाँ करते हैं। देखो बराबर मिल गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, a1b2 और माइनस a1b1, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब क्या, ये हमारा जो डिटरमिनेंट बना है कितना ऑर्डर का बना, 2 ऑर्डर का बना। ये डिटरमिनेंट जो हमारा बना 2 ऑर्डर का। अच्छा, ये तो हम x का वैल्यू निकालने जानते थे, लेकिन x का वैल्यू कैसा निकल गया, एक डिटरमिनेंट बन गया। अच्छा, अगर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम बनाते हैं तो जो हम x और y का वैल्यू निकालते हैं एक रियल नंबर निकलता है। ये तो मानते हैं कि कुछ कांस्टेंट अगर a1 b1 आता है, हमारा क्या आता है, x और y का जो वैल्यू आता है वो क्या है, रियल नंबर आता है, कुछ भी आ सकता है, 2 4 6 8। मतलब कि ये जो है x का जो वैल्यू है हमारा एक रियल नंबर है, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रियल नंबर। इससे ये बात को साबित होता है कि डिटरमिनेंट हमारा आउटपुट एक रियल वैल्यू देता है। जैसे ये 2 ऑर्डर का था, ये भी सीखे कि 2 ऑर्डर कैसे सॉल्व होगा हमारा, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस दिस इसका, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस दिस। आगे बात पकड़ में 2 ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप समझेंगे कि हम लोग अब बेसिक डिटरमिनेंट हम लोग समाप्त कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि 2 ऑर्डर कैसे सॉल्व किया जाता है, 3 ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग माइनर को फैक्टर समझ गए कि हम लोग प्लस माइनस सर जो सर के ऊपर लगाते हैं ना, प्लस माइनस हम लोग क्यों लगाते हैं, ये बात समझ गए, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ, हम लोग एक कैलकुलेशन गलती कर लिए, यहाँ पे a2b1 होगा, समझ गए, यहाँ पे a2b1 होगा, सही है ना। तो a2b1 होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं A1 सही a1 यहाँ पे a2 हो जाएगा ना, यहाँ पर a2 होने के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। अब सही है, चलो कैसे कि हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी जस्ट बताए थे कि हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन लिए थे, उससे x और y का वैल्यू निकाले थे, समझ गए, और उससे कंपेयर किए थे कि 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इस बात को भी साबित किया कि इसका एक वैल्यू जो आता है एक रियल नंबर आता है, समझ गए बात को। तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब कितना हो गया कि 0 इंटू क्या करेंगे 3 माइनस 1 इंटू 2 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और माइनस कितना हो जाएगा 2, मतलब सिंपली आंसर कितना हो गया -2। आगे बात पकड़ में। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे कितना आएगा आपका कि इसका 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई 9, तो इसका सीधा 9 लिख दें और माइनस कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका -6, सही है। अब यहाँ पे कितना होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। और इसका देखिए एक तो माइनस इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगता है, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -40 आ जाएगा। ये माइनस समझ में कौन सा माइनस आया, इसका तो हम लोग इसे और फिर इसका जब मल्टीप्लाई करते थे माइनस लगा करते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया -40 आ गया। तो माइनस माइनस से कितना हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा। आ जाएगा बस समझ में। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, और एक फार्मूला वाला माइनस लगाते हैं, समझ गए हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला वाला क्या लगाते हैं माइनस। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +40 ही आएगा, समझ गए। तो कोई फर्क पड़ने वाला इस पे, अगर एक साइन लगा हुआ रहता है यहाँ प्लस हो जाता है माइनस माइनस, लेकिन 2 साइन लगने के कारण इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया प्लस ही आ गया, समझ गया। माइनस माइनस रहेगा कितना आ जाएगा -30, समझ गए। तो 2 ऑर्डर सॉल्व करना बहुत आसान था। हम लोग सीखते हैं 3rd ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। 2 ऑर्डर में किसी की कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखिए 3rd ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखिएगा अच्छा तरीका से। कैसे करते हैं देखिएगा, ये हम 3rd ऑर्डर लिए हैं, एक डिटरमिनेंट लिए 3rd ऑर्डर का, तो कितना a11 a12 a13, फिर यहाँ सेकंड रो स्टार्ट होता है 21 22 23 r1 r2। हाँ,
हम लोग क्या लिखा हुआ, इवैल्यूएशन कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम वैल्यू विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग आपको 2D में सिखाए होंगे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे होंगे, तो इसके सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस दे दिए थे, इसके बावजूद सॉल्व किए थे, समझ गए। तो अगर हम चाहें कि इसमें कितना है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किए, इसके ऊपर अगर प्लस माइनस प्लस लगा दिए, किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किए, R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व किए। ये क्या बोलना चाह रहा है, पहला जो लिखे हैं कि आप किसी भी रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम R2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिए, समझ गए, तो इसका साइन कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। चाहे R3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिए तो प्लस माइनस प्लस, किसी भी रिस्पेक्ट में हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, पहली बात कि सेम आने वाला है। या कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं, लेकिन ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है बेटा, कांस्टेंट आने वाला है। समझ गए बात को। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं आखिरकार। ये बात समझ गए कि किसी भी रो और कॉलम में रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है सिर्फ। अब समझते हैं कि सॉल्व किया कैसे जाता है। तो देखते हैं क्या कि फॉर वैल्यू फाइंड, हाँ हम लोग वैल्यू कैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। क्या देखें, फिर से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब पहले ये पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें। समझ के बात को, हाँ पहले ये पूरी तरह से डिसाइड कर लें किसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट जैसे हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किए, ये एलिमेंट को पकड़ लिए, इस एलिमेंट को क्या कर लिए, पकड़ लिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कि मतलब क्या आ गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम से हम कोई एलिमेंट उठाएंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कर लिए कि नाउ वी सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू R1, हम R1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, सॉल्व करना चाह रहे हैं। समझ गए बात को, R1 के रिस्पेक्ट में क्या करना चाह रहे हैं, सब। इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम R1 को पकड़ लिए, मतलब कि हम इसको पकड़ लिए पूरी तरह से, इसको पकड़ लिए बात को। हम किसी भी रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं आंसर हमारा सेम आएगा। समझ गए बात को, किसी भी रिस्पेक्ट में हम चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको पकड़ेंगे, जिसको कॉलम या रो को पकड़ेंगे, उसका एलिमेंट को उसी का कोफैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू। डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे आएगा, जिस रो और कॉलम को पकड़ेंगे उसका एलिमेंट को उसी को कोफैक्टर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। समझ गए। तो जैसे इसमें क्या बोला कि जैसे हम लोग डेल्टा का वैल्यू मान चलिए निकालना चाहते हैं, आपको कल बताए थे कि डिटरमिनेंट को डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे R1 के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करना चाह रहे थे, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन उठा लिए, A11, इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मतलब सबको, हाँ इसको सॉल्व किया फिर इसको भी पकड़ना, अब फिर क्या लगा देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। लिखा हुआ ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम करना, प्रोडक्ट करके क्या कर देना है, सम कर देना है। ये बात पकड़ में आ गया, फिर क्या लगा दिया, प्लस। अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा, 1 2, तो क्या करेंगे, A12 और फिर इसी का कोफैक्टर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या उठाएंगे, A13 और फिर क्या करेंगे, इसी के कोफैक्टर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि C13, और हमारा आंसर आ गया। और हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब जिस एलिमेंट को उठाएंगे उसी को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। अच्छा, खुदा ना खासा आपको ऑब्जेक्टिव में क्या कर देगा, यहां पर तो A11 दे दिया, यहां पर A12 दे दिया, तो आप कहोगे कि गलत है। क्या बोलोगे, क्योंकि हम थ्योरी क्या जानते हैं कि जिस एलिमेंट को लिए उसी को कोफैक्टर से क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक जेईमेंस का ये क्वेश्चन था, समझ गए बात को, 4 ऑप्शन दे दिया था, समझ गए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। जैसे ले लिए A11 और इसका कोफैक्टर लिखेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि पोजीशन यहां पर क्या है, इसका इवन का है, तो हमारा माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, ये कवर और ये कवर हो गया हमारा, और हमारा ये वाला बच गया, तो कितना बच जाएगा, A22 A23 A32 A33 आ जाएगा। ये बात पूरा अच्छा तरीका समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर कितना है, A12 है
A12 है 12। तो यहाँ पर सोचो कि जब को फैक्टर लिखेंगे तो एक माइनस अपने मन से आ जाएगा। हाँ, और आप लोग जब सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं, उस वक्त सोचते हैं कि माइनस को फैक्टर कोई चीज होता है, उस वक्त धनाधन सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक है। यहाँ माइनस तो खुद आ गया, आप यहाँ क्या सोच कर, यहाँ तो प्लस था लेकिन आप क्या सोच कर माइनस लगाए कि जब इसका को फैक्टर को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, एक माइनस आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, माइनस आते हैं कितना आ जाएगा A12, इसका को फैक्टर कितना आ जाएगा A12 का, ये वाला कवर हो गया और ये कवर हो गया, मतलब ये बच गया। कितना बच गया लिखा ना तो A21, इसका नीचे A31, A23 और कितना जाएगा A33। अच्छा, फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे तो प्लस ही साइन रहेगा हमारा, समझ गए। अच्छा, एलिमेंट ना A13 और कितना जाएगा, ये कवर नहीं बच जाएगा A21 A31 पूरा A22 आ गया। और हमारा इसको सॉल्व करने तो जानते हैं हम लोग। हाँ, तो जब हम लोग को वैल्यू रहेगा उस वक्त हम क्या निकाल लेंगे, हमारा ये आंसर बन के चला आएगा। समझ गए बात को। और एक चीज सिखाते हैं आपको, आप लोग लिखते रहिए धीरे धीरे, ना कुछ सिखाते हैं आपको। इस तरफ लिख लिए रोक देते हैं। मेरे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई किसी को समझने में दिक्कत नहीं। हाँ सर, अब देखते हैं क्या लिखते हैं नोट में करके कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर कैसे लिखते हैं। समझ गए बात को। अच्छा, अभी सीखे कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जिस रो और कॉलम को अगर मान के चलिए हम लोग ये माइंड में कब कर लें कि इसके रो में सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, उसका एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी टर्म में लिखते हैं कि मान चलिए डेल्टा या डी से कहीं कहीं पर आता है डिटरमिनेंट को, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा या डी से। जैसे हम कोई एलिमेंट उठा लिए A11, यहाँ माइनर के टर्म पर M11 माइनर को फैक्टर दोनों बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में। समझ गए। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, A12। समझ गए, लगा लेंगे माइनस A12 और M12। सर अगर प्लस क्यों नहीं लगाए सर, क्योंकि माइनर को प्लस माइनस नहीं पता रहता, इसको माइनस देना पड़ेगा। को फैक्टर के नियम से जाओ ना तो माइनस आ जाएगा माइनस, और फिर कितना आएगा, प्लस आएगा। A13 तो M13, वही अगर को फैक्टर लिखते यहाँ प्लस ही लगा लेते, क्योंकि को फैक्टर को जब ब्रेक करेंगे तो खुद अपना माइनस ले लेता है। लेकिन माइनर को नहीं पता रहता है प्लस माइनस किसको पता रहता है, को फैक्टर को। ये हो गया माइनर के टर्म में इसका आंसर लिखते हैं। ये भी डिटरमिनेंट का वैल्यू है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, माइनर के रिस्पेक्ट में। इस बात को ध्यान रखना कि माइनर में जब इवन पोजीशन है तब प्लस ही लिखो, जब देख लो कि ऑड पोजीशन है तो माइनस अपने मन से लगा लो। समझ गए, क्योंकि उसको को फैक्टर को सब कुछ पता रहता है। हाँ, जैसे को फैक्टर का लिखते हैं, को फैक्टर लिखते हैं A11 C11, क्या यहाँ प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। समझ गए, प्लस लगाएंगे क्योंकि उसको जब ब्रेक करेंगे खुद ही अपना माइनस ले लेगा। समझ गए बात को। यहाँ पर कितना आ गया A12 और कितना आ जाएगा C12, यहाँ प्लस ही लगाएंगे क्योंकि हम लोग का थ्योरी क्या बोलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, प्लस कर दो। इसको जब ब्रेक करेंगे खुद माइनस ले लेगा। समझ रहे बात करते, तो फैक्टर में प्लस ही से काम चलेगा। और A13 और C1, इसको एक बार जेईएस पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। हाँ, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया था, अब पूछ रहा है कि कौन सही है। तो समझ गए कि जिस एलिमेंट का उसी कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान के चलो कोई एलिमेंट ले लिया किसी R1 का, अब को फैक्टर लिख दिया C2 का चाहे R2 का, तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए, प्रॉपर्टी में बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करने जाएंगे तो माइनर को फैक्टर नहीं जान लेंगे। हाँ, बस इसी तरह सॉल्व करते हैं, आंख बंद करके सॉल्व करते हैं। समझ गए, कोई माइनर को फैक्टर, ये तो बस थ्योरी समझा है कि कहां से डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। क्या लगा दो, इसके सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा दो। क्यों प्लस माइनस प्लस लगा दिया, समझ में आ गया बात। और तेजी से सॉल्व करते हैं। जैसे 5 लिखें तो 5, इसका को फैक्टर क्या होगा, भाड़ में जाए, को फैक्टर वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, सब भाड़ में जाए। इसको ये कवर करो, इसको ये कवर करो, कितना आ जाएगा, -8 2 5 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना लगा हुआ है, -9, ये कवर कितना आ जाएगा, 3 3 5 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, +2, जिसके सर के ऊपर लिखा रहेगा वही साइन लेंगे हम लोग। समझ रहे बात को, वही साइन लेंगे। कितना आ जाएगा, 2 को कवर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 -8 और 2 आ जाएगा। हम लोग कितना आ जाएगा,
यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 और -10 दिखाई दे रहा, कितना आ जाएगा -18, -9 यहाँ कितना आ जाएगा 3 -15, 3 -15 -12 डायरेक्ट लिख लें, समझ रहे डायरेक्ट। और यहाँ आ जाएगा +2 और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और +24 मतलब 30 आ जाएगा। फिर कितना आ गया -90 और 12 नंबर कितना होता है 108, तो +108 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, तो -90 और +60 -30 और +108 मतलब कितना हो गया +78, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप चाहेंगे कि हम R2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, अभी किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किए R1 के, अब चाहते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, C3 के रिस्पेक्ट में कर दें, C3 के रिस्पेक्ट में करते हैं हम सेकंड मेथड। इसी के समझ रहे हैं ना, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम कितना तरीका सॉल्व कर सकते हैं, 6 तरीका सॉल्व कर सकते हैं, 3 रो के रिस्पेक्ट में और 3 हम जैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R3, हां विद रिस्पेक्ट टू C3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका साइन लगा लेते हैं, समझ गए, इसके ऊपर प्लस साइन लगाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगेगा पक्का, समझ रहे बात को। जैसे ले लेते हैं 2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये कवर होगा हमारा और ये कवर होगा हमारा, कितना आएगा 3 दूना के 6 अब +24 हो जाएगा मतलब 30 हो जाएगा, यहाँ 30 लिख ले डायरेक्ट, आंसर तो समझ में आता है। अब यहाँ पर कितना आएगा -5 आएगा, कितना आ जाएगा -5 और ये कवर और ये वाला कवर होगा, ये वाला कवर, ये वाला कवर और ये वाला कवर, ये वाला कितना आएगा 5 दूना का 10 और -36 यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं देखना है, वो तो पहले का माइनस लिखा हुआ है ना, तो कितना जाएगा ये 10 और -27 -17, समझ गए, कोई माइनस साइन देखने में स्टार्ट कर दिया था, वो तो पहले से लिखा हुआ है, समझ गए 10 और -27 यानी कि -17। फिर कितना आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा +1 ना, तो +1 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा -40 और -27 आ जाएगा, -40 और -27 मतलब +1 के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, कितना है इसके +1 ना, ये कवर -40 और -27 कितना हो गया -67 ना, कितना आ गया 60 आ गया +85 और -67 कितना आ गया -7 + 85 हो जाएगा, और -7 + 85 78 ही होता है क्या, 78 ही होता है, 78 और 7 85, हाँ सही है बिल्कुल आ गया 78 आंसर। मतलब ये बात ना नहीं किसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, लेकिन ज्यादा आप किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऊपर दिखता रहता है प्लस माइनस प्लस, तो कोई जरूरत पड़ा हम लोग जितना पीछे थ्योरी समझे कोई जरूरत पड़ा क्वेश्चन में बनाने का, लेकिन ये फीलिंग तो वही साधा नहीं कैसे कैसे क्या चीज समझे, डिटरमिनेंट क्या होता है पहले ये समझे, एलिमेंट किसको बोला जाता है वो समझे, उसका ऑर्डर देखे, उसका पोजीशन निकालना सीखे, डायगोनल एलिमेंट सीखे, फिर हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट सीखे, फिर माइनर सीखे, फिर कोफैक्टर सीखे, फिर 2 ऑर्डर को हम लोग फिर ये सीखें कि डिटरमिनेंट का वैल्यू एक रियल नंबर ही क्यों आता है, ये सीखें। इसके बाद सीखें कि हम लोग 2 ऑर्डर को कैसे सॉल्व कर जाता है, तो उसी से कंपेयर करके हम लोग सीखें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 ऑर्डर का सीखें। फिर 3rd ऑर्डर का सीखें कि एलिमेंट को उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब सीखेंगे। फिर उसका 2 वैल्यू सीखें कि माइनर के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं और कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, वो सीखें। कोई थ्योरी का जरूरत पड़ा बनाने का, लेकिन सारा सॉल्व वहीं से किए जो हम लोग प्लस ढक ढक के किए, क्या किए माइनर का काम कर रहे थे, या अब माइनस प्लस पहले से लगा देने का मतलब क्या हुआ कि कोफैक्टर का काम पहले ही कर लिए, जब प्लस माइनस पहले लगा देने से क्या होगा, कोफैक्टर का काम हो गया, माइनर का काम करते चले गए, तो कोई थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए हम और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिख रखा है, फाइंड के और इस वैल्यू का वैल्यू क्या दे रखा है 0 है, तो पूछा है कि के का किस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, बस समझे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं प्लस माइनस और प्लस लगा ले, तो कितना आ गया हम लोग का k + 3 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये कवर और ये कवर हो गया हमारा, कितना हो जाएगा -6 और ये +3 नजर पड़ रहा, ये +3 नजर पड़ रहा, स्वतंत्र पड़ रहा नजर +3, कितना आ जाएगा -6 और +3 कितना आ जाएगा -3 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और ये कवर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ माइनस है ना,
यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के। बहुत अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, समझ गए, -2। और ये कवर कितना आ जाएगा -9 और -2 के ही रहेगा, हाँ क्योंकि माइनस से ही रहेगा। कितना आ जाएगा -9 -2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व कर कितना आ जाएगा -3 के और माइनस कितना आ जाएगा 9, यहाँ से कितना आ जाएगा -9 और माइनस के, यहाँ से कितना आ जाएगा +18 प्लस 4 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो तो -3 के और -4 के और +4 के खत्म हो गया। और यहाँ देखो -9 -18 और एक +18, मतलब कितना आ गया 0 बराबर 0 आ गया। के का वैल्यू क्या हुआ, के पे एक्चुअली डिपेंड ही नहीं किया। 0 बराबर 0 मतलब सही बात है, तो इसके मतलब क्या हो कि के पे डिपेंड ही नहीं किया कि के, तो इसके मतलब क्या आ गया कि के पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या हुआ, के का वैल्यू कुछ भी नहीं लो। समझ गए बात को, माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कुछ लो, क्योंकि इसके कैंसिल हो जाने का मतलब क्या हुआ कि के पे डिपेंड नहीं किया। के का वैल्यू 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, -1 -2 -3 -√2 +√2 कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि के से के हमेशा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसके मतलब तेरा मर्जी के का वैल्यू कुछ भी ले लो, आंसर तो ऑलवेज क्या रहेगा 0 ही रहेगा। आगे अच्छे तरीके से समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। कितना जाएगा इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा प्लस माइनस प्लस, तो x के लिए क्या आ जाएगा कवर हो गया बेटा ये और ये, तो -6 और -4 में जब पड़ रहा कितना हो गया -10। यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6 लिखेंगे, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +6। होना चाहिए था कायदे से माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो +6 इसके लिए क्या आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहने वाला है, समझ गए। फिर कितना आ जाएगा +1, इसका ये कवर ये कवर, तो 2x सिंपल 2x आ जाएगा। अब फिर इसके कारण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कितना आ जाएगा -10x +24x और यहाँ पर कितना आ जाएगा +2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। मतलब सिंपल x का वैल्यू 0 आ रहा, क्योंकि ऐड होकर कुछ भी आ जाएगा, हाँ तो x का वैल्यू सिंपल कितना आ गया 0। ये क्वेश्चन को वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। हाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ गए। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। हाँ क्वेश्चन अच्छा समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि आयोटा का मतलब क्या होता है। आयोटा, इसके मतलब क्या होता है आयोटा, आयोटा, समझ गए। आयोटा का वैल्यू कितना होता है √-1। क्या होता है आयोटा का वैल्यू √-1। तो सोचो कि आयोटा का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, रूट हट कर। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। आयोटा का वैल्यू कितना हुआ √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1। कोई दिक्कत किसी को। अब यहां समझते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इसके सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा लिए। यहां तक में कोई किसी को दिक्कत, सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा लिए। अच्छा यहां पर कितना हो गया हम लोग का 6 आयोटा, और 6 आयोटा का मल्टीप्लाई किसी कर दिए, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा ही रह गया। 3 आयोटा और +3 हो जाएगा ये, यहां तक दिक्कत। ये 6 आयोटा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया प्लस आ गया। यहां पर माइनस माइनस +3 आयोटा लगा नहीं, यहां पे ये माइनस और ये माइनस कितना आ गया +3 आयोटा। ये कवर कितना होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, तो मतलब कितना हो गया 24। कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा +1 और इसका वैल्यू इसके बराबर है ना, तो ये कवर और ये कवर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12 -60 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 1। कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, आ रहा सब कुछ यहाँ देखो। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना यहाँ बताना 6 3 जा 18 आयोटा स्क्वायर। अब बोलो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं इसका। अच्छा इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +18 आयोटा। कोई दिक्कत। चलो यहाँ से कहानी इसका कितना होगा +72 आयोटा। अच्छा इसका इससे कितना आ जाएगा
प्लस 12 और माइनस 16 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ मन की आंख से देखेगा तो आयोटा स्क्वायर के स्थान में कितना दिखाई देगा? -1। यहाँ -18 हो जाएगा, -18 प्लस, अब आयोटा को ऐड कर देते हैं, 18 आयोटा, 72 आयोटा और -60 आयोटा। तो 18 और 72 कितना हो गया? 82, 90 हुआ ना? 90 में से 60 चला गया, प्लस 30 आयोटा, और कुछ नहीं है ना, प्लस 30 आयोटा, और यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पर तो एक बस 12 बच गया ना, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर कितना आ गया? 12 और -18 -6 हो जाएगा, -6 और प्लस कितना आ जाएगा? 30 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब दोनों में कंपेयर करो तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? देखो एक्स का स्थान कितना है? -6 और वाई आयोटा, तो वाई का कोफिशिएंट कितना है? 30। हमारा वाई का वैल्यू कितना आ गया? 30। कोई आंसर है? हाँ, ये हमारा 30 है, हमारा आंसर कितना हो गया? सी। आगे अच्छे समझ में, कोई दिक्कत? चलिए सर आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ? वहाँ पे सर एक्स इक्वल 0 कैसे हो? देखो आप प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम लोग जब कल से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो 2-3 लेक्चर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। समझ गए? प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो अभी सीखे, बेसिक सीखे, जो थ्योरी पढ़े हैं वो भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करना तो सीखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के दरमियान कोई थ्योरी की जरूरत पड़ा, कोई फार्मूला की जरूरत पड़ा कि कैसे माइनर को फैक्टर निकाल देते, इस चीज का जरूरत पड़ा, किसी चीज का जरूरत, बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। इसमें कोई भी फार्मूला हम लोग नहीं सीखेंगे, बस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, 2-4 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन तो कल ही होगा, 7-8 प्रॉपर्टी है, उसी को सीखेंगे। समझ गए? देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ रो और कॉलम आर इंटरचेंज्ड। देखिए क्या बोलता है, हम लोग सीखते हैं कि ये हमारा 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका पहले वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। समझ गए? तो इसके सर के ऊपर लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, लगा लिए सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस, सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, कितना आ गया? यहाँ पर लिख लिए 1 के अकॉर्डिंग कितना आ गया? ये 40 में से 21 चला गया, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया -2, यहाँ हो गया 0 और ये हो गया +14। समझ ना? यहाँ पर कितना आ जाएगा? +14, यहाँ आ गया +3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? +16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 19 -28 और प्लस कितना आ जाएगा? 48। तो 48 और 10 58, 58 और 10 68, मतलब 57 में से 28 गया, कितना बचेगा? 57 में से 28 गया, कितना बचता है? 57 से 28 39 आ रहा, कितना आ जाएगा जी? 48 में से 28 के तो 20 बचेगा, नहीं तो -20, 19 में से -20 या -1 -1 ना रहा। अच्छा ये तो इससे प्लस किया, कितना हो गया? 58 68 66 बच गया ना। 48 10 58 58 10 68 में से एक चला गया 67 में से 28 गया, कितना बचा? 8 कितना आ जाएगा? 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 5 में से 2 गया 3, 39 आएगा। समझ गए बात? तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। समझ गए? अब क्या कहता है इसमें, इसका रो और कॉलम को पूरी तरह से क्या करते हैं, मान के चलिए सॉल्व किया, हमारा डेल्टा का वैल्यू आ गया। समझ गए? ये हमारा कितना आ गया? डेल्टा का वैल्यू आ गया। समझ गए बात? ये हमारा कितना आ गया? डेल्टा का वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि पूरी तरह से रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने मतलब कि जो आपको R1 दिखाई दे रहा है वो अब क्या दिखाई देना चाहिए? C1। जो आपको R2 दिखाई दे रहा है वो अब क्या दिखाई देना चाहिए? C2। जो आपको R3 दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई देना चाहिए? C3। तब पर भी डिटरमिनेंट में कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, पूरे तरह से रो और कॉलम को इंटरचेंज करना ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट कहलाता है। हम लोग एक जब मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो एक चैप्टर का हेडिंग ही देंगे, नाम ही देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है। समझ गए? तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि पूरे तरह से रो और कॉलम को इंटरचेंज करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहला जाता है। या C1 C2 C3 ये कैसा दिखाई देने लगे? R1 R2 R3
या ये बोलना R1 R2 R3 क्या दिखाई देना स्टार्ट कर दे, C1 C2 C3, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट, समझ गए। तो अब क्या करते हैं, नाउ इंटरचेंज रो और कॉलम, तब पर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, समझ गए। यहां पर लिखते हैं, ठीक, नाउ इंटरचेंज रो और कॉलम, पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा डेल्टा, हाँ हम लोग ट्रांसपोज का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी से करते हैं। ये हमारा डेल्टा है, ये हमारा क्या बन गया, डेल्टा का ट्रांसपोज बन गया। हाँ, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ऊपर टी लगा देते हैं या बाहर लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं, वो हम लोग सीखेंगे मैट्रिसेस में, समझ गए। तो अब देखिए हमारा ये क्या R1 है, ये हमारा क्या दिखाई देना चाहिए, C1, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसे दिखाई देगा, 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा ये R2 दिखाई दे रहा, अब ये क्या दिखाई देना चाहिए, C2, तो क्या आ जाएगा 0 8 7। अब ये कितना आ जाएगा, R3 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा C3, तो -2 3 5। और वही बात करके देखो, जो C1 था हमारा R1 दिखाई देने लगा, C1 हमारा कितना 1 0 -2 1 0 -2 दिखाई देने लगा। अब इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तब पर भी आंसर हमारा कितना आएगा, 39 आएगा। हाँ, तो लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ये कवर और ये कवर 40, 40 में से 21 गया तो वही 19 बच गया। जीरो के नाम पर मत सॉल्व करो, हाँ कि मान चलो जीरो कैसे कवर करता है, इससे इससे मल्टीप्लाई करके फिर तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ऐसा सॉल्व ही नहीं करो, ये बात समझ रहा, तो सॉल्व ही नहीं करते हैं। यहाँ प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -2 और ये कवर कितना हो जाएगा, 14 में से 24 चला गया, -10 हो जाएगा, 14 में से 24 चला गया, कितना हो गया 19 और प्लस 20 39 हो गया। समझ में आ गया बातें कि क्या बोला कि अगर रो और कॉलम को पूरी तरह से क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तब पर भी हमारा वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। मतलब कि डेल्टा और डेल्टा का ट्रांसपोज दोनों क्या होगा, बराबर। पूरे तरह से रो और कॉलम को इंटरचेंज कराना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब डेल्टा और डेल्टा का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा। आगे पकड़ में बातें, अब ये बातें समझते हैं क्या है। डेल्टा क्या बोलता है कि इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, इसमें सब चेंज करने के लिए नहीं बोला, बोला किसी एक को अगर चेंज करते, किसी दो को चेंज करते, जैसे थर्ड ऑर्डर का सीख रहे हैं तो इसमें 3 होता है, तो बोल रहा है किसी दो को चेंज कर दो, तो आंसर में सिर्फ माइनस आ जाता है। अगर माइनस है तो प्लस आंसर आएगा, प्लस है तो माइनस आंसर आएगा। वही लिख रखा है कि इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज साइन ओनली। समझ गए, तो यही एग्जांपल लिए है, समझ गए। इसका मान चलिए डेल्टा मानते हैं, डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 39 आ जाएगा। अरे यही एग्जांपल लिए हैं, यही वाला एग्जांपल है, समझ रहे हो बात को, यही एग्जांपल। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 31। अच्छा ये हमारा कितना है R1, ये हमारा कितना है R2, ये हमारा कितना है R3, ये C1 C2 C3। तो बोला है किसी रो या किसी कॉलम एक ही को इंटरचेंज कर देना, या तो कॉलम में कॉलम इंटरचेंज करो या रो को रो में इंटरचेंज करो, समझ गए। तो सिर्फ माइनस में क्या हो जाएगा अंतर, जैसे इसका आंसर प्लस 39 है, तो अबर जो आंसर आएगा कितना आएगा -39। तो किसी एक दो ही को चेंज करना है। देखो यहाँ पे लिख रखा है इफ एनी टू रो और कॉलम, समझ गए। तो किसको इंटरचेंज करें बताओ, R1 को किस में चेंज कर दे, R3 में, कि C1 को C3 को कर दो। जैसे क्या करते हैं, नाउ C2 को क्या कर दिए C3 में चेंज कर दिए, C3 को क्या कर दिए C2 में चेंज कर दिए। इसका मतलब समझ गए कि C2 गोज टू C3 एंड C3 गोज टू C2। तो हम इसे चेंज कर देते हैं, मतलब C1 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो कर देते हैं C1 में कोई अंतर नहीं, तो C1 को एज इट रहने देते हैं। 1 0 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा जो C2 दिखाई दे रहा, इसके स्थान पर क्या करते हैं C3 लगा दें, तो C3 लगाते कितना आ जाएगा 3 7 5, 3 7 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 8 3। समझ गए। किसी तो ऐसा नहीं करना है कि C3 को R3 में चेंज कर देना, कॉलम को कॉलम में चेंज करें और रो को रो में चेंज करें। इसमें क्या था, पूरी तरह से रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को पूरी तरह से रो में कर दो, ये ट्रांसपोज कहलाता है। इसका आंसर में हम लोग पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि -39 आना चाहिए। हाँ, इसके सर्कल को लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा 1 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 21 में 40 या -19 आ जाएगा।
-19 -3 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा +16 और +2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ये कवर किया जाएगा 0 और ये कितना बन जाएगा +14। कितना आ गया यहाँ पर -19 -48 और +28 समझ गए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -68 और उसमें प्लस करेंगे तो -39 आ जाएगा। समझ गए आगे समझे क्या बोला पहला प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अगर पूरे तरह से चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक रो और कॉलम में इंटरचेंज करते हैं हमारा सिर्फ साइन में अंतर आ जाता है प्लस है तो माइनस। अगर मान चलो यही वाला क्वेश्चन हमारे पास रहता इसके बावजूद चेंज करते तो हमारा आंसर कितना आता 39 आता क्योंकि माइनस था हमारा क्या बन कर आता प्लस बन कर आ जाता। चलिए नोट करने जाते हैं। हाँ देखिए सर जी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाँ क्या लिखा है इफ डिटरमिनेंट हैज एनी टू रो और कॉलम हैज सेम देन इट्स वैल्यू विल बी 0। बोला क्या किसी डिटरमिनेंट में उसका दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाता है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। समझ गए बात को। पहला प्रॉपर्टी क्या सीखे थे कि अगर पूरे तरह से रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी दो रो और कॉलम का अगर इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ साइन में अंतर आता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या सीखें कि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या कॉलम अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाता है सेम हो जाता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0। जैसे इसका आंसर 0 दिखाई दे रहा है क्या है कि इसमें क्या है R1 R2 और R3 तो R1 और R3 यहाँ क्या है बराबर है। इसका आंसर क्या होना चाहिए हम लोग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए 0। सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। हाँ इसको सॉल्व करते हैं इसका सर के ऊपर कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस आ जाएगा तो 2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ये कवर 16 में 6 चला गया 10 आ जाएगा -3 से क्या आ जाएगा ये कवर तो कितना आ जाएगा 36 में 4 चला गया 36 में 4 जाएगा तो 32 क्या जाएगा और +4 इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 27 9 दिया 27 में से 8 चला गया तो 19 आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 और 30 90 96 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1900 कितना होता है 76 कितना आ जाएगा +76 तो 76 और +20 96 -96 0 आ गया। तो क्या सीखे हम लोग किसी दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट के बाद जब बराबर हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है 0 आ जाता है। चौथा देखते हैं क्या है कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विल मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग डेल्टा लेते हैं हाँ कोई डेल्टा लेते हैं मान के चलिए क्या ले लिए कि A11 A12 A13 यहाँ ले लेते हैं A21 A22 A23 यहाँ ले लेते हैं A31 A32 और A33। समझ गए बात को। और इसमें क्या करते हैं के दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए बात को के दोनों तरफ क्या किए मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई के ऑन बोथ साइड। हमारा कितना बन गया इस तरफ के डेल्टा बन जाएगा तो इस तरफ भी क्या लग जाएगा के लग जाएगा। समझ गए बात को। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या जाएगा A33। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर को डिटरमिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बोला क्या जाता है कि किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई करें आप। समझ गए बात को। किसी रो या किसी कॉलम में ही क्या करें आप मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर क्या हो गया के डेल्टा। तो हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे ना जब क्वेश्चन करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग समझ में आएगा कि कांस्टेंट को किस रो या किस कॉलम में मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा इजी वे से क्या हो जाए कैलकुलेशन हो जाए। बात समझ रहे बात को। तो के को क्या सब 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि मैट्रिसेस सिखाएंगे तो हम लोग कोई कांस्टेंट नंबर को अगर मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वहां पर बताएंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये जो के है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि किस रो या किस कॉलम में क्या करना चाहता है मल्टीप्लाई करना चाहता है। समझ गए। तो मान चलो हम C2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे हम लोग तो बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर क्या कर दिए के A2
KA22 और KA32 और बाकी एज इट इज। ये बात समझ में आ गया क्या किए? ये बात समझ में आया कि किसी रो या किसी, अच्छा जब हम कॉमन भी लेंगे किसी रो या किसी कॉलम से ही कॉमन लेंगे। अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के अंदर, अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर कॉमन भी लेंगे किसी रो या किसी कॉमन कॉलम से कॉमन लेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, समझ गए? एक एग्जांपल, हाँ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे ले लिए डिटरमिनेंट का ले लिए 4, 8 और 16, समझ गए? 4, 8 का ले लिए 16, ये छोड़ो, लेते हैं 1, 2, 3 ले लेते हैं, समझ गए? यहाँ पर 5, 8, 9 ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 2, 4 और 6 ले लेते हैं, समझ गए बात को? 2, 6 और क्या ले लिए? 4 ले लिए। अच्छा जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कि इसमें से कुछ फैक्टर आ रहा, ये कितना का फैक्टर आ रहा? 2 का फैक्टर आ रहा। तो हम क्या बोले, किसी रो या किसी कॉलम से ही कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 सिर्फ कॉमन लिए तो इस समय 2 को नहीं करेंगे कुछ, फिर क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 5, 8, 9 और यहाँ पर भी कितना बन गया? 1, 2, 3 बन गया। इसे कॉमन लिए तो किसी एक ही रो से कॉमन लिए, कितना? R3 से कॉमन लिए। अच्छा इसका आंसर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया भाई? इसका 2 रो क्या हो गया? बराबर हो गया। तो प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया? 0। ये बात समझ में आ गया? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोला हमारा कि 2 रो या 2 कॉलम क्या होता है हमारा? बराबर होता है, तो आंसर हमारा क्या होता है? 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोला कि अगर डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक ही में करना है। और कॉमन भी लेंगे तो किसी एक ही में से कॉमन लेना है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 समझते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर, ये तो आसान है बिल्कुल ना, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट ही अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। ये बात फिर हो रहा कि हम जानते हैं क्या कि डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे इसका आंसर लेते हैं 1, 2, 3, यहाँ लेंगे 0, 0, 0 और यहाँ लेंगे 5, 8, 9। तो देखिए साला इसका तो सारा एलिमेंट एक रो का 0 है, इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि हम इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो सबको रिकॉल एक बार करवा देते हैं, ठीक? सारा को एक बार। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के पूरे तरह से रो या कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। किसी रो या किसी कॉलम को पूरे तरह से रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? सेम आने वाला है। किसी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ साइन में अंतर आता है। तीसरा क्या सीखे कि अगर 2 रो या कॉलम क्या होता है? आइडेंटिकल हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। चौथा क्या सीखें कि कांस्टेंट नंबर को अगर डिटरमिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे। और छठा क्या सीखें कि अगर एक डिटरमिनेंट का किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाता तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 5 प्रॉपर्टी हो गया। कल 2 प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखेंगे, उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक? तो आप नोट कर लीजिए सर जी, आज का क्लास यही रहेगा। तो आप बिल्कुल सर अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका जो भी लेक्चर आते रहेगा तो आप उसको अच्छा से पढ़ते रहेगा, तभी आपका अगला लेक्चर समझ में आने वाला है। और आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ गए? तो ठीक है सर, नोट कर लीजिए अच्छे से। बाय बाय, टाटा।